हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का व्यंजक हम इस वीडियो में निगमन करेंगे, निकालेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जब किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो उस आवेश को देने में कार्य करना पड़ता है और इस कार्य के रूप में जो ये जो किया गया कार्य होता है, इस कार्य के रूप में ही वो क्या होती है, ऊर्जा संचित होती है। यानी कि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, माना कोई संधारित्र है जिस पर की प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है। तो प्रारंभ में हम यदि संधारित्र को अनावेशित माने और उनको धीरे धीरे आवेशित करें तो उन आवेश देने में प्लेटों के मध्य में जो आवेश दिया है उसको उन संधारित्र को आवेशित करने में क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा और जो किया गया कार्य होगा वही संधारित्र में संचित ऊर्जा के रूप में, यानी कि ऊर्जा के रूप में संचित होगा। उसी हम क्या कहेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा कहेंगे। तो देखिए कैसे निगमन करते हैं। तो माना ये आपका कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी दो प्लेटें हैं P1 और P2। प्रथम प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और द्वितीय प्लेट पर माइनस के क्यू आवेश है। प्रथम प्लेट पर क्या आवेश है, प्लस क्यू आवेश है और द्वितीय प्लेट पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। तो ये कोई आपका समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों पर इस तरह से परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत क्या है, आवेश उपस्थित है। अब यदि हम संधारित्र को प्रारंभ में क्या मानते हैं, अनावेशित मानते हैं कि मान के चलो प्रारंभ में संधारित्र की प्लेट पर ये जो प्लेटें है प्रारंभ में क्या है, अनावेशित है। कैसा है, अनावेशित है, यानी कि इसकी प्लेटों पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। ये जो आवेश है, चार्ज है, वो नहीं है। क्या है, ये जो चार्ज है, जो आवेश है, प्रारंभ में नहीं है। तो इस पर आवेश देने में, यानी कि इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश लाने में जो कार्य किया जाएगा वह कार्य ही संधारित्र की प्लेटों में ऊर्जा के रूप में संचित होगा और उसी हम क्या कहेंगे, संधारित्र की ऊर्जा कहेंगे। तो प्रारंभ में मान के चलो संधारित्र को हम डी क्यू आवेश देते हैं, कोई भी आवेश देते हैं, तो चेते तो हमको वही बनाना है, लेकिन एक समझाने के पर्पज से तो संधारित्र की इन पर प्लस क्यू आवेश, इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, संधारित्र की ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, संधारित्र की ऊर्जा कहेंगे। तो इसमें लिखते हैं, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो प्रारंभ में क्या है, अनावेशित है। प्रारंभ में अनावेशित है तो संधारित्र जब इसे आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, इसमें इस प्रक्रिया में, यानी कि P1 प्लेट से जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हम क्या मानते हैं, P2 प्लेटों पर जाते हुए मानते हैं। तो P1 प्लेट पर जितना धन आवेश होता है, P2 प्लेट पर उतना ही क्या हो जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। कितना आ जाता है, उतना ही आवेश, ऋण आवेश आ जाता है। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि मान के चलो प्रारंभ में हमने इस पर 0 आवेश था, जब ये अनावेशित था तो इस पर Q बराबर के कितना था, 0 आवेश था। और जब ये पूर्णतः आवेश हो गया, आवेशित हो गया, तो इस पर आवेश का मान कितना हो गया, Q बराबर के कैपिटल Q के बराबर हो गया। तो 0 से Q आवेश तक देने के लिए जितना कार्य किया जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, संधारित्र की संचित ऊर्जा कहेंगे। अब इसी का मान निकालेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिख लेते हैं। माना प्रारंभ में संधारित्र अनावेशित है। कैसा है, अनावेशित है। अनावेशित है इसका मतलब ये है कि दोनों प्लेट पर इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, अनावेशित है। जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो दोनों प्लेटों पर किसकी पर, संधारित्र की पर, तो दोनों प्लेटों पर परिमाण में
समान परंतु प्रकृति में विपरीत, परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश होता है। क्या होता है? परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश होता है। अब ये सीधा हम एक साथ क्यू आवेश तो हम दे नहीं सकते कि एक साथ पूरा ही हमने क्यू आवेश इसको दे दिया कि इस पर क्यू आवेश आ गया और इस पर माइनस क्यू आवेश आ गया। पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा आवेश देंगे, मान के चलो डी क्यू आवेश देते हैं। कितना आवेश देते हैं? डी क्यू आवेश देते हैं, अल्प आवेश देते हैं। जीरो से बढ़ा के कितना देते हैं? जीरो से डी क्यू तक आवेश देते हैं। जीरो से डी क्यू आवेश देने पर मान के चलो इसकी प्लेटों के मध्य में जो विभवांतर है वो कितना है? बी डैश। जब इसको कितना आवेश दिया जाता है? डी क्यू आवेश दिया जाता है। और इस डी क्यू आवेश को देने में मान के चलो किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो, तो किए गए कार्य का मान जो होगा वो होगा आपका डी डब्ल्यू बराबर के कितना होगा? बी डैश इंटू के डी क्यू, बी डैश इंटू के डी क्यू। क्योंकि हम जानते हैं जो बी बराबर के होता है विभवांतर या विभव बराबर के जो होता है वो क्या होता है? डब्ल्यू अपन के क्यू होता है। तो यहाँ से डी डब्ल्यू अपन के डी क्यू लिख सकते हैं। बी बराबर जो होगा वो क्या होगा? डी डब्ल्यू अपन की डी क्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा? बी इंटू के डी क्यू, बी इंटू के डी क्यू। तो आगे लिखते हैं, पहले हमने लिख लिया माना प्रारंभ में संधारित्र अनावेशित है। प्रारंभ में संधारित्र अनावेशित है। जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो दोनों प्लेटों पर परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश होता है। पर प्रकृति में विपरीत आवेश होता है प्लेटों पर। आगे माना संधारित्र को DQ आवेश देने पर DQ आवेश देने पर DW कार्य किया जाता है, DW की कार्य किया जाता है एवं इस स्थिति में संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर बी डैश हो, तब DW की वैल्यू यानी कि किए गए कार्य की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी? बी डैश इंटू के डी क्यू, बी डैश इंटू के डी क्यू। ये क्या कहाँ से आई? क्योंकि हम जानते हैं बी बराबर के क्या होता है? डब्ल्यू अपन के क्यू होता है। क्या होता है? डब्ल्यू अपन के क्यू। तो डब्ल्यू बराबर के, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी बराबर के डी डब्ल्यू अपन के डी क्यू। अल्पांश के लिए क्या लिख सकते हैं? अल्पांश, आप इसके लिए अल्पांश कार्य होगा तो उसके लिए जो विभवांतर होगा वो उसको डब्ल्यू को बी को क्या लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू अपन के डी क्यू। लेकिन यहाँ पर हम जो विभवांतर है उसको किससे व्यक्त कर रहे हैं? बी डैश से व्यक्त कर रहे हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? बी डैश इंटू के डी क्यू। क्या होगा? बी डैश इंटू के डी क्यू। डी क्यू आवेश पर इनके मध्य में जो विभवांतर है उसको क्या मान रहे हैं? डी वी मान रहे हैं। समीकरण नंबर 1 ले लिया हमने। अब आगे लेते हैं, ये तो कितना डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य है। अतः 0 से Q आवेश स्मॉल q बराबर के 0 से Q बराबर के कैपिटल Q बराबर के कैपिटल Q, यानी कि 0 से Q आवेश, ये तो क्या दिया था हमने? DQ आवेश दिया था। 0 से अब Q आवेश दे जो कि संधारित्र की प्लेटों पर है। अतः 0 से Q आवेश देने पर किया गया कार्य, 0 से Q आवेश देने पर किया गया कार्य क्या होगा? समीकरण नंबर 1 का क्या करते हैं? समाकलन करेंगे। तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर, और समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो यह आएगा समाकलन DW बराबर के समाकलन 0 से लिमिट कहाँ से लगेगी? 0 से Q, क्योंकि 0 से Q कार्य करते हैं, और यह आएगा बी डैश इंटू के डी क्यू।
समीकरण नंबर 2। क्या मान लिया मैंने? समीकरण नंबर 2 मान लिया। आगे यदि संधारित्र की धारिता स्मॉल सी हो तथा Q आवेश पर विभवांतर B' हो तब ये जो B' तब ये होगा आपका C बराबर के Q अपॉन के क्या B' होगा, धारिता बराबर के आवेश बटे के विभवांतर। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ से B' बराबर के Q अपॉन के C, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से B' की ये जो वैल्यू है वो कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। क्या माना है? यदि संधारित्र की धारिता C हो और जब इस पर B' विभवांतर है, यानी कि इसकी प्लेटों के मध्य हम जब DQ आवेश देते हैं तब विभवांतर कितना है? B' है। तो DQ आवेश को Q माने तो ये आएगा आपका Q B' बराबर C बराबर के Q अपॉन के B'। तो ये आएगा आपका B' बराबर के, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, बचे गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो B' बराबर के क्या आएगा? B' से इधर गुना हो जाएगा और C का भाग लग जाएगा, तो B' बराबर क्या आएगा? Q अपॉन के C। और समीकरण नंबर 3 से B' का ये जो मान है Q अपॉन C कहाँ रखेंगे? हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे तो ये आएगा dw का जो समाकलन होगा वो तो क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। और ये हो जाएगा समाकलन 0 से Q। तो ये होगा समाकलन 0 से Q, और B' का जो मान है उसका क्या रखेंगे? हम Q अपॉन के C रखेंगे, Q अपॉन के C इंटू के D। अब आगे से हमें सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, या W बराबर के होगा यहाँ से आपका जो 1 अपॉन के C है ये कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगी? समाकलन से बाहर आ जाएगी। तो ये आएगा 1 अपॉन के C को समाकलन से बाहर, समाकलन 0 से Q, और समाकलन के अंदर बन जाएगा Q इंटू के DQ। क्या रह जाएगा? Q इंटू के DQ, क्योंकि 1 अपॉन के C कहाँ आ गया? बाहर आ गया। अब हम जानते हैं कि x की पावर समाकलन x की पावर n dx बराबर के क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन के n प्लस के 1। तो यहाँ ऐसे ही क्या है? x की जगह तो q है, dx की जगह क्या है? dq है। तो इसका समाकलन क्या होगा? पावर कितनी है इसकी? 1 है। तो यह आएगा w बराबर के 1 अपॉन के c, q की पावर 1 है तो 1 प्लस के 1 यानी कि n प्लस के 1 अपॉन के 1 प्लस के 1, और लिमिट रहेंगी आपकी 0 से कैपिटल Q। तो ये आएगा w बराबर के 1 अपॉन के c, यानी कि 1 और 1 2, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन के, और 1 और 1 2, 0 से Q। लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 1 अपॉन के c, पहले अपर लिमिट और फिर इसके बाद में लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी कि स्मॉल q की जगह कैपिटल Q रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन के 2 माइनस के, अब स्मॉल q की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ये आएगा आपका ये। तो w बराबर के ये आया आपका Q स्क्वायर, गुना कर देंगे इसको 1 अपॉन C को अंदर, Q स्क्वायर अपॉन के 2C। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 4। अब चूंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कार्य ऊर्जा फिर में से जो किया गया कार्य है वही क्या होता है? ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य W है यही क्या होगा? यानी कि ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इसी को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा, और संधारित्र में संचित ऊर्जा हो जाएगी ये आपके W बराबर, W को
यानी कि U बराबर के W बराबर के कितनी हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन के 2C। कितनी हो जाएगी U बराबर के W बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन के 2C। समीकरण नंबर इसको हम देंगे 5। समीकरण नंबर क्या देंगे 5। यानी कि प्लेटों पर अब जो आवेश है वो कितना हो गया है कैपिटल क्यू हो गया। प्रथम प्लेट पर प्लस कैपिटल क्यू, दूसरी प्लेट पर माइनस कैपिटल क्यू, या परिणामी रूप से कहें तो कैपिटल क्यू हो गया है संधारित्र की प्लेट पर जो आवेश की मात्रा है। तो ये हुआ आपका U बराबर के W बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन के 2C समीकरण नंबर 5। अब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान क्या हो गया क्यू स्क्वायर हो गया। अब आवेश का मान बढ़ गया तो इसका मतलब विभवांतर भी उसका क्या हो गया चेंज हो गया। पहले क्यू आवेश था, स्मॉल क्यू आवेश था, तब विभवांतर कितना था बी डैश था। अब आवेश का मान कितना हो गया क्यू से बढ़ के कैपिटल क्यू हो गया है। तो अब विभवांतर हम क्या मान लेते हैं बी है, और धारिता का मान तो क्या रहेगा वही रहेगा सी। तब क्योंकि अब सी बराबर के क्या होगा कैपिटल क्यू अपॉन के बी होगा। तो यहाँ से क्यू जो बराबर होगा वो होगा आपका सी बी। समीकरण नंबर 6। तो समीकरण नंबर 6 से क्यू का मान अब मैं क्या रख देता हूँ सी बी रखता हूँ। तो ये आएगा आपका यू बराबर के समीकरण 6 से समीकरण 5 में क्यू का मान रखने पर अब मैं क्यू का मान रख रहा हूँ यहाँ पर क्यू की जगह क्या रख रहा हूँ सी बी रख रहा हूँ। तो ये आएगा यू बराबर के यानी संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होगा, ये संधारित्र की संचित ऊर्जा हो गई यू बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन के 2C, और क्यू की जगह क्या रख रहा हूँ सी भी रख रहा हूँ। तो यहाँ से क्यू की जगह सी रखूंगा तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन के क्या आ जाएगा 2C। तो ये आ गया आपका यू बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन के 2C बराबर के एक सी से एक सी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 1/2 CB स्क्वायर। क्या आ गया 1/2 CB स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या हो गए संधारित्र में संचित ऊर्जा के फॉर्मूले हो गए U बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन के 2C या 1/2 CB स्क्वायर। क्या हो गए U बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन के 2C बराबर के 1/2 CB स्क्वायर। यानी कि दोनों फॉर्मूले की सहायता से यदि इसमें तो हमें Q और C पता हो और इसमें C और B पता हो तो दोनों फॉर्मूले की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन और इसी में श्रेणी क्रम संयोजन में जो संचित ऊर्जा है उसका मान निकालते हैं। तो ये तो हो गई अकेले संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है C है और जिसकी प्लेटों पर के मध्य विभवांतर कितना है B है, उसकी संचित ऊर्जा का मान हो गया 1/2 CB स्क्वायर, या U बराबर के हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन के C यदि उसकी प्लेटों पर आवेश का मान कितना है Q है और संधारिता कितनी है C है। अब हम मान निकालते हैं। यदि मान के चलो C1 C2 C3 N, तो Cn धारिता के N संधारित्र है जो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। किस संयोजन में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो उनकी धारिता की मान कितना होगा, यानी कि उनके संधारित्र की जो संचित ऊर्जा है उसकी वैल्यू का मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए आगे हेडिंग हो जाएगा हमारा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। तो ये मान रहे हैं हम माना C1, C2, C3 N, तो Cn धारिता वाले N संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तथा इनकी तुल्य धारिता CS है। तुल्य धारिता कितनी है CS है। अब चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होता है समान होता है।
आवेश समान होता है। अतः संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन की संचित ऊर्जा और संचित ऊर्जा को हम श्रेणीक्रम संयोजन की संचित ऊर्जा को यदि U से व्यक्त करें तो U बराबर के होगा 1/2 और 1/2 बराबर के क्या होगा Q² क्या होगा Q² और C की जगह क्या आएगा CS आएगा। टोटल जो श्रेणीक्रम संयोजन में ये जुड़े हुए हैं उनकी जो तुल्य संचित ऊर्जा होगी वो U बराबर की क्या होगी 1/2 Q² CS होगी, क्योंकि उनकी तुल्य धारिता का मान क्या होगा ये होगा, और प्रत्येक पर आवेश का मान तो कितना है समान है, यानी कि संयोजन पर जो श्रेणीक्रम संयोजन का जो तुल्य आवेश है उसका मान तो क्या है Q है, क्योंकि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान कितना है Q है। समीकरण नंबर 1। अब यदि हम, क्योंकि हम जानते हैं 1/CS, क्योंकि 1/CS बराबर क्या होता है आपका 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के एंड सो ऑन 1/CS। यदि n संधारित्र श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े हो तो उनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश है वो कितना है Q है, तो मैं Q²/2 से क्या कर दूं गुना कर दूं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर Q², मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे Q²2 से गुना करने पर यानी कि इस समीकरण को इस ओर भी मैं Q²/2 से गुना कर रहा हूँ और इस ओर भी मैं क्या कर रहा हूँ Q²/2 से गुना कर सकता हूँ। दोनों समान संख्याओं से दोनों ओर गुना किया जा सकता है। तो आगे ये जो मान आएगा आपका ये आएगा इस तरीके से, यहाँ से ये हो जाएगा आपका Q²/K क्या हो जाएगा 2CS बराबर के, इधर गुना करूंगा तो प्रत्येक पद में ये हो जाएगा आपका Q²/K 2C1 प्लस के Q²/K 2C2 प्लस के एंड सो ऑन, इसी तरीके से Q²/K क्या हो जाएगा 2CS। अब ये तो क्या है श्रेणीक्रम संयोजन में जितनी भी संधारित्र जुड़े हुए हो उन सबकी संचित ऊर्जा है, उन सबके कारण क्या है संचित ऊर्जा का मान है। और ये प्रत्येक संधारित्र यानी प्रथम संधारित्र जो है उसकी संचित ऊर्जा का मान है, ये द्वितीय संधारित्र है उसकी संचित ऊर्जा का मान है, और ये तृतीय संधारित्र है उसकी संचित ऊर्जा का मान है। तो यहाँ से लिख सकते हैं टोटल जो धारिता यानी कि संचित ऊर्जा है वो होगी आपकी U1 प्लस के U2 प्लस के एंड सो ऑन प्लस के UA। मतलब ये निकला कि श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की संचित ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र की संचित ऊर्जा के योग के बराबर होती है। क्या निकला मतलब कि श्रेणीक्रम संयोजन की में संचित ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र की संचित ऊर्जा के योग के बराबर होती है, यानी कि U1 प्लस के U2 प्लस के एंड सो ऑन, इसी प्रकार से UA। अब आगे लेते हैं श्रेणीक्रम संयोजन की जगह क्या समांतर क्रम संयोजन, यानी कि समांतर क्रम संयोजन की संचित ऊर्जा का मान कितना होगा। तो संधारित्रों के नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है आपका संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। तो यही मानते हैं कि माना C1 C2 C3 CA धारिता वाले n संधारित्र, कितने n संधारित्र, इधर से मैं मिटा रहा हूं, n संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं। तो C1 C2 CA धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं तथा इनकी तुल्य धारिता यदि CS है तब इन पर प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य
विभवांतर B समान होगा। विभवांतर B का मान क्या होगा? समान होगा, क्योंकि हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर B का मान क्या होता है? समान होता है। तब इस संयोजन की, कौन से संयोजन की? समांतर क्रम संयोजन की। तब इस संयोजन में संचित ऊर्जा, यदि n संधारित्र है जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तब उनकी सबकी संचित ऊर्जा होगी, उसको हम U से व्यक्त करें तो U का जो मान होगा वो होगा 1/2 CS इंटू के B स्क्वायर, यानी कि तुल्य धारिता इंटू के प्रत्येक जो उनके मध्य में जितनी भी संधारित्र उनके मध्य विभवांतर क्या है, तो प्रत्येक के मध्य विभवांतर B है, तो सब पर विभवांतर क्या होगा? B होगा, तो क्या होगा? इंटू के B स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि CS बराबर के, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में की जो तुल्य धारिता होती है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है, तो ये होती है CS बराबर के C1 प्लस के C2 प्लस के C3 प्लस के एंड सो ऑन CS प्लस के CN। अब मैं क्या करता हूँ? 1/2 B स्क्वायर से दोनों तरफ गुना करता हूँ, इधर भी 1/2 B स्क्वायर से गुना करता हूँ, 1/2 B स्क्वायर से, और इस तरफ भी मैं 1/2 B स्क्वायर से गुना करता हूँ। समान पद से, यानी कि समान संख्याओं से दोनों तरफ गुना किया जा सकता है और भाग भी दिया जा सकता है। तो ये हो गया 1/2 CS B स्क्वायर बराबर के ये हो गया 1/2 C1 B स्क्वायर प्लस के 1/2 C2 B स्क्वायर प्लस के एंड सो ऑन, इसी तरह से 1/2 CN B स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया? समांतर क्रम संयोजन में टोटल जो संचित ऊर्जा है उसका मान। ये क्या हो गया? प्रथम संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 प्रथम संधारित्र की धारिता C1 और प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर B, तो 1/2 C1 B स्क्वायर। इसी तरह से ये क्या हो गया? द्वितीय संधारित्र की संचित ऊर्जा, और इसी प्रकार से ये हो गया तृतीय संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यदि समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा को मैंने U से व्यक्त किया है, तो U बराबर के ये होगा आपका U1 प्लस के U2 प्लस के U3 प्लस के एंड सो ऑन U, यानी कि संधारित्रों का कोई सा भी संयोजन हो, चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन है, इस संयोजन की में जो संचित ऊर्जा है उसका मान प्रत्येक संधारित्र की में जो संचित ऊर्जा है उसके योग के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमारा ये था संधारित्र में संचित वीडियो का मान एवं इनके संयोजन में संचित ऊर्जा। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।